नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सामान्य कार्बनिक रसायन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जीओसी। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें इस चैप्टर के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये जो चैप्टर है, आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है तुम्हारे, जैसे मैं कहूँ IIT-JEE है या मेंस या फिर मेडिकल की भी अगर हम बात करें, तो इन सभी एग्जाम्स के हिसाब से अगर हम कहें तो ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है कि इन एग्जामिनेशन में इसमें से लगभग एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, ठीक है। और बात ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आता है, बात ये है कि ये जो टॉपिक है ये आगे जो और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद के जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी चैप्टर्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके कई सारे टॉपिक्स हैं जो बाद में आते रहते हैं, उनमें इसका यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि इस टॉपिक के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। और साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहें। जैसे जैसे आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो गारंटी है मेरी आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं ले, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस चैप्टर की। नाम है सामान्य कार्बनिक रसायन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम लोग लेंगे वो लेते हैं हम लोग बंध विखंडन। इसको बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। अब क्या होता है, देखो, बंध विखंडन का मतलब नाम से ही लग रहा है कि किसी भी सहसंयोजक बंध का टूटना, किसी भी सहसंयोजक बंध का टूटना बंध विखंडन कहलाता है। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांश बंध, समांश बंध विखंडन, और एक और होता है विषमांश बंध विखंडन। अब देखिए, समांश बंध विखंडन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई अणु है जिसके अंदर ए सिंगल बॉन्ड बी, इस टाइप के दो परमाणु है, एक परमाणु ए है, एक परमाणु बी है, और इनके बीच में ये कोई सिंगल बॉन्ड है। तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, ए का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, बी का। दोनों परमाणुओं की एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग से ये सिंगल बॉन्ड बनता है। सपोज हम ये माने कि ये वाला बॉन्ड यहां से बीच में से टूट जाए, ठीक है। टूटने से क्या बनेगा, ये बनेगा ए डॉट प्लस एक बनेगा बी डॉट, ये बना, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज बनती है इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। ये वर्ड याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। तो कहने का मतलब समांश बंध विखंडन का मतलब क्या है कि प्रत्येक परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। इससे क्या बनेगा, एक मुक्त मूलक ये बनेगा और एक मुक्त मूलक ये बनता है। तो इस प्रकार का जो विखंडन होता है इसको बोलते हैं समांश बंध विखंडन। एग्जाम्पल भी यहां पर हम ले सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या हो, यहां से ये बॉन्ड इस प्रकार से टूट जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ Cl डॉट। क्लोरीन मुक्त मूलक बनेंगे कितने, 2, ठीक है।
इसी प्रकार से ये भी ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, इसको हीट करें। हीट करने से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड का टूटना क्या होता है, उष्मा शोषी प्रक्रम होता है, एंडोथर्मिक। तो चूंकि बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जरूरत होगी, इसलिए हम अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का क्या हो, बीच में से ये ऐसे ब्रेक हो जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, ये बना। तो क्या नाम हुआ है, C मतलब कार्बन पे डॉट है, इसको बोलेंगे कार्बन मुक्त मूलक। ये तो एक जनरल वर्ड हुआ कार्बन मुक्त मूलक, लेकिन पर्टिकुलर कार्बन कौन सा है, CH3 है। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, तो इसको बोलेंगे मेथिल मुक्त मूलक, और ये बनेगा क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। तो इस प्रकार का जो विखंडन होता है, इस विखंडन को बोलते हैं समांश बंध विखंडन। अब इसकी कंडीशन देखो, समांश बंध विखंडन की कंडीशंस क्या क्या होंगी, कब कब ये विखंडन होगा। पहली बात तो यहाँ जो मुक्त मूलक बनते हैं, इन मुक्त मूलक पर कोई चार्ज नहीं होता। ये सब के सब कैसे होते हैं, उदासीन, न तो इन पे कोई धनावेश है, न ही इन पर कोई ऋणावेश, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है। तो इसके लिए जो विलायक है वो विलायक कैसा होना चाहिए, वो विलायक नॉन पोलर, अध्रुवीय विलायक होना चाहिए। तो समांश बंध विखंडन हमेशा किस प्रकार के विलायकों में होगा, अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में, ठीक है। दूसरी कंडीशन है वो है हाई टेम्परेचर, क्योंकि बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, समांश बंध विखंडन, ठीक है। तो एक प्रकार तो ये हुआ समांश बंध विखंडन, ठीक है। इसी के बाद सेकेंड टाइप हम यहां पर ले सकते हैं, ये लिखा विषमांश बंध विखंडन। अब देखिए, विषमांश बंध विखंडन का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक सिंगल बॉन्ड बी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो ए का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है, ठीक है। दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, मान लिया। अब हम ये मान लीजिए बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा है, बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा है, तो क्या होगा, ए का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए, बी के पास चला जाए। तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा ए प्लस बी। समझो बी का इलेक्ट्रॉन तो बी के पास ही है, बट ए का इलेक्ट्रॉन भी बी के पास चला जाए तो बी के पास अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। एक इलेक्ट्रॉन तो बी का खुद का और एक इलेक्ट्रॉन ए से आया। तो देखो ऐसा होने से क्या हुआ, ए को नुकसान हुआ, ए को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ तो ए पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और बी को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है तो बी पे चार्ज क्या होगा, माइनस। देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन तो बी का अपना खुद का है जो पहले से उसके पास था। एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक ही तो आया, इसलिए बी पर चार्ज होगा माइनस। तो कहने का मतलब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक बंधित परमाणु पर या तो बी की तरफ या ए की तरफ पूर्णतः विस्थापित हो जाए, इसको बोलते हैं विषमांश बंध विखंडन। और इस विखंडन में स्पीशीज बनती है कैटायन एंड एनायन। जिस पर धनावेश है उसको कैटायन कहेंगे और जिस पर माइनस चार्ज है उसको एनायन कहेंगे। अब किस पे प्लस आएगा, किस पर माइनस आएगा, ये डिपेंड करेगा ए और बी की विद्युत ऋणता पर। अगर बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा है तो बी पर माइनस आएगा, बी इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा और ए पर आएगा प्लस। अच्छा जी, इसका रिवर्स भी हो सकता है, वो कैसे, मान लीजिए ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा हो, इसकी ज्यादा हो, तो ए क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ए पर आएगा लोन पेयर एंड चार्ज माइनस और बी पर आएगा प्लस। अब देखो खींचने पर किसको नुकसान और किसको फायदा, ए को तो फायदा कितने इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, बी को नुकसान कितने का, एक इलेक्ट्रॉन का,
तो बी पे चार्ज प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार का जो विखंडन होता है इसका हम एग्जांपल भी यहां पर ले सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा CH3C ये हमने लिखा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है, यहां पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, ये हमको पता है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। किस किस का इलेक्ट्रॉन बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ठीक है। बताइए क्या होगा, कैसे बॉन्ड टूटेगा? इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए? क्लोरीन के पास चले जाए। क्लोरीन के पास ही क्यों जाए? बिकॉज क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 C पे चार्ज प्लस और Cl पे चार्ज माइनस, और इसके पास हो जाएगा एक लोन पेयर। तो इस प्रकार का जो बंध विखंडन होता है इसको बोलते हैं विषमांश बंध विखंडन। तो 2 प्रकार के विखंडन हुए, समांश बंध विखंडन और दूसरा विषमांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन में दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणु के पास चले जाते हैं, इसमें बनते हैं मूर्तमूलक। जबकि विषमांश में दोनों इलेक्ट्रॉन या तो बी के पास चले जाएंगे या फिर ए के पास पूर्णतः विस्थापित हो जाते हैं, इसमें बनते हैं कैटायन तथा एनायन। तो इसको बोलते हैं विषमांश बंध विखंडन। अब कंडीशन की बात करें तो विषमांश बंध विखंडन की कंडीशन क्या होगी? तो देखो विषमांश बंध विखंडन बन कौन रहे हैं? आयन बन रहे हैं, कैटायन और एनायन। तो जो यहाँ पर विलायक है वो विलायक कैसा होना चाहिए? वो विलायक यहाँ पर किस प्रकार का होना चाहिए? ध्रुवीय विलायक होना चाहिए। तो ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में किस प्रकार का विखंडन होता है? विषमांश बंध विखंडन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के विखंडन, समांश एंड विषमांश, ठीक है। चलिए ये हुआ फर्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक अभिक्रिया मध्यवर्ती। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो ये क्या होते हैं, नाम से ही लग रहा है अभिक्रिया मध्यवर्ती। मध्यवर्ती माने मध्य में बनने वाले। तो ऐसे स्पीशीज जो किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बीच में बनते हैं बहुत कम वक्त के लिए। मीन्स कोई अभिक्रिया स्टार्ट हुई, जैसे स्टार्ट हुई कुछ टाइम के बाद कुछ स्पीशीज बनी और बनने के बाद किसी और से अभिक्रिया करके वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो स्पीशीज बहुत कम टाइम के लिए बनती है उन्हें ही हम बोलते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख लीजिए, मैं लिखा सकता हूं, लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो स्पीशीज बहुत कम वक्त के लिए बनती है अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाती है, ठीक है। चलो अब इसके प्रकार, तो प्रकार टोटल मध्यवर्ती अभिक्रिया मध्यवर्ती टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बो कैटायन, दूसरा कार्बो एनायन। एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कार्बोकेटाइन का CH3 प्लस CH3 माइनस कार्बोनाइन। थर्ड होता है कार्बन मुक्त मूलक। कार्बन मुक्त मूलक का स्ट्रक्चर होगा CH3 डॉट। इसी प्रकार से फोर्थ होता है कार्बीन
कार्बन की संरचना होती है CH2 डबल डॉट, फिर एक होता है नाइट्रीन, इसका स्ट्रक्चर होता है NH और 2 लोन पेयर, और एक लास्ट में होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइन। इसकी संरचना होती है बेंजीन जैसी, बट बेंजीन में क्या करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड हम और लगा देंगे, तो ये बेंजीन से बन जाएगा बेंजाइन। तो टोटल ये 6 प्रकार के अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं, जो किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में बॉन्ड ब्रेक होने के कारण, बॉन्ड टूटने के कारण बनते हैं बहुत कम वक्त के लिए। तो ये 6 प्रकार के हुए, कौन कौन से, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि कितने प्रकार के अभिक्रिया मध्यवर्ती, 6 प्रकार के। अब देखो, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सामान्य कार्बनिक रसायन। तो इस चैप्टर में थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, हम अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन 3 की ही बात करेंगे, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। यहां पर इनकी बात हम कब करेंगे, जब ये चैप्टर आएंगे, ये 12th के टॉपिक है, तो जब ये टॉपिक आएंगे तभी हम इनकी बात करेंगे कि ये बनते कैसे हैं और किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अभी जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसमें हम सिर्फ ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन एंड कार्बन मुक्त मूलक। चलिए ठीक है, इनको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहां पर इसमें हम लोग एक टेबल इसका बना सकते हैं हम लोग। कैसे, जैसे ये टेबल हमने लिखा है यहां पर, इस टेबल में टोटल हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये हुआ इसका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और इसी प्रकार से ये इसका तीसरा कॉलम। ठीक है, और इधर ये एक कॉलम और बना सकते हैं, ये लिखा सीरियल नंबर। ठीक है, तो पहले कॉलम में जो टॉपिक हम लोग इसमें लिखेंगे, इसमें लिखा हमने कार्बो केटायन। एग्जाम्पल कौन सा लिखा, CH3+। ठीक है, सेकेंड इसमें लिखा हमने कार्बन मुक्त मूलक, कौन सा लिया, CH3 डॉट, और एक लेते हैं लास्ट में कार्ब एनाइन, स्ट्रक्चर होगा CH3-। ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखो, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट हम लेंगे, इनका निर्माण। तो देखिए इनका निर्माण कैसे होगा, ये देखिए, मान लीजिए
ये हमने लिखा एक HCHH एंड सिंगल बॉन्ड Z। ये हमने एक संरचना ली, एक जनरल संरचना। Z यहां पर कोई भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी आ जाए, ठीक है। ऐसी ही संरचना यहां पर भी हम ले सकते हैं, HCH3 सिंगल बॉन्ड Z, और यही संरचना यहां पर भी ले सकते हैं, HCH सिंगल बॉन्ड Z, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें बनाना है कार्बोकैटायन, तो यहां पर क्या है, इस संरचना में C और Z दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी दो प्रकार के विखंडन होते हैं, कौन कौन से, समांश एंड विषमांश। तो यहां पर क्या हो, इसके इलेक्ट्रॉन टूट कर ये बॉन्ड टूट जाए और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाए, Z के पास चला जाए, तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड कम हो जाएगा, बॉन्ड कम हो जाएगा। तो अभी इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन का संकरण अभी क्या है, इसका अभी संकरण है sp3 संकरण है। तो क्यों है sp3 संकरण, बिकॉज इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। और अगर किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उस कार्बन का संकरण क्या होगा, 100 sp3 होगा। और बंध कोण कितना होगा कार्बन के अबाउट, बंध कोण होगा, sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री लगभग, ये कार्बन के अबाउट इसका बॉन्ड एंगल होगा। अब सोचिए ये बॉन्ड टूट रहा है, टूटने से क्या होगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो बाकी के 3 बॉन्ड के बीच में एंगल क्या होगा, इनके बीच में एंगल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो संरचना कैसी बनेगी, संरचना बनेगी HCH सिंगल बॉन्ड H। देखो पहले इसमें बॉन्ड एंगल कितना था, 109.5 डिग्री, अब इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, ये याद रखना है आपको। अच्छा जी, इसका एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चला जाएगा तो इसका एक, ये इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में था, ये इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में था वो कक्षक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो फिर वो संकरण में भाग नहीं लेगा, वो असंकृत कक्षक में परिवर्तित हो जाएगा। और वो असंकृत कक्षक कैसा हो जाएगा, खाली, ठीक है। और Z के पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस। समझना, मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आया कि कार्बन का ये कक्षक खाली कैसे हो गया, तो देखो समझना। चलो मैं इस चीज को यहां पर लेता हूं, या यहां ले लेते हैं, ये कार्बन है, कार्बन से ये एक इसका कक्षक, इसका ये इलेक्ट्रॉन, और इधर कौन है, Z, इस Z का भी ये एक कक्षक, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कक्षक तो इस कार्बन का और एक कक्षक इस Z का, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करके, अतिव्यापन करके ये बॉन्ड बना रहे हैं, और ये इसके 3 बॉन्ड और अलग से हैं। अब क्या होगा जरा बताइए, हमने कहा कि ये बॉन्ड टूटा, टूटा का मतलब क्या हुआ, अतिव्यापन टूट गया। तो अतिव्यापन कैसे टूटा, कि भी इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, Z के पास चले गए। तो याद रखो, रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से उस परमाणु पर जा सकता है, या उस परमाणु से इस परमाणु पर आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, लेकिन जो कक्षक हैं, जो कक्षक जिस परमाणु के हैं वो कक्षक हमेशा उसी परमाणु के पास रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर का कक्षक इधर आ गया ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या होगा बताइए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसका ये कक्षक क्या हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया तो अब ये कक्षक संकरण में भाग नहीं लेगा, नहीं लेगा तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसकी संरचना, पहले ये संकृत कक्षक था, अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, असंकृत कक्षक में। तो असंकृत कक्षक में ये कैसा रहेगा, खाली, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो कहां चला गया, वो तो Z के पास चला गया। तो Z को हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा Z और इसके पास ये कक्षक और ये इसके पास लॉन पेयर, तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम होगा C का और Z का। तो इसको याद रखो, तो जब C का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो C का वो कक्षक क्या हो जाएगा,
खाली हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहां पर ये तो हुआ। अच्छा, जब C का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो C पे चार्ज क्या आएगा? C पे चार्ज आएगा प्लस। क्यों? इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ तो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। यहां पे देखो, अब इसमें क्या है, हम कह रहे हैं इसमें समांश विखंडन हो, एक इलेक्ट्रॉन C का एक इलेक्ट्रॉन Z का हो। समांश विखंडन का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, तो बॉन्ड तो कम हो गया, बॉन्ड तो टूट ही गया। पहले कितने बॉन्ड थे? 4, अब कितने बॉन्ड रह जाएंगे? 3। तो बॉन्ड कम हो गए तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये बनेगा C से अटैच्ड H, ये लिखा HC H प्लस यहां पर Z का इलेक्ट्रॉन Z के पास, और C के कक्षक में क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी कैसा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। याद रखो, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। अच्छा जी, अब इस वाले केस में आ जाओ, कार्बन आयन का निर्माण कैसे होगा? तो यहां पर देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक C का और एक Z का। बताइए क्या हो? दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए? कार्बन के पास आ जाए। तो ऐसा होने से क्या होगा? ये बनेगा C, और इस C के पास कितने बॉन्ड होंगे? 1, 2 और 3। ये H, और यहाँ पे कौन? एक लोन पेयर, और इस पे चार्ज माइनस, और Z पे चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताइए ये कैसे हुआ? दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था ही सही, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो C पे चार्ज क्या हो गया? 1 माइनस आ जाएगा, और Z कैसा हो जाएगा? प्लस। बॉन्ड इसके पास अभी भी कितने हैं? 3 बॉन्ड है, ये याद रखो, 3 बॉन्ड है, और एक लोन पेयर इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये बना कार्बन आयन। अब तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये संरचना ऐसी क्यों बनी। इसमें कार्बन की जो शेप होता है कार्बन के अबाउट, वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब त्रिभुजीय पिरामिडल। ऐसा क्यों? तुम्हें पता है इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर तीनों सिग्मा बॉन्ड को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मान लीजिए ये 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं, दिख रहा है आपको 3 सिग्मा बॉन्ड, ऊपर कौन है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, और ये इसको भी रिपेल करेगा। तो तीनों कैसे हो जाएंगे? यहाँ लोन पेयर है, ये तीनों ऐसे श्रिंक हो जाएंगे, तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसे बन जाएगा। चलो ठीक है, अब ये तो हुआ इनका निर्माण। तो कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होता है? विषमांश बंध विखंडन से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए? Z पर आ जाए। कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण किससे होगा? समांश विखंडन से। और इसी प्रकार से कार्बन एनायन का निर्माण किससे होगा? विषमांश बंध विखंडन से। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए? C के पास आ जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ये हम कह सकते हैं संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताइए, कार्बोकेटाइन है, पहले देखो, पहले इसके अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन थे? हर एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, कितने हो गए? 6, और 2 यहाँ के। टोटल इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में कितने? 8। तो बॉन्ड टूटने से पहले इस कार्बन का अष्टक कंप्लीट था, अब बॉन्ड टूटा। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोकेटाइन की। तो इस कार्बोकेटाइन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड बचे? 3 सिग्मा, और प्रत्येक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 + 2 4, और 4 और 2 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 6। कार्बन मुक्त मूलक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिने तो 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए? 6 और 1 ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो 1 हो जाएगा 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। यहां पर आइए, कार्बन आयन में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 2 + 2, कितने हो गए? 6 और 2 ये लोन पेयर है,
कितने हो गए 8। तो कार्ब एनाइन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 8। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन में 2, कार्बन फ्री रेडिकल में 7 में से 6 तो होंगे युग्मित और 1 होगा अयुग्मित। और कार्बन एनाइन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 में से 6 होंगे बॉन्ड फॉर्म में, मीन्स बॉन्ड पेयर, ठीक है, या बंध युग्म में, और बाकी 2 होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें संकरण। तो इसमें कार्बोकेटाइन में कार्बन का संकरण होगा 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड में संकरण क्या होता है sp2। यहां पर देखो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है 1, 2 और 3, तो इसका भी संकरण क्या होगा sp2 होगा। यहाँ पे गिनो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1, 2, 3 और एक लोन पेयर मिलाकर कितने हो गए 4, और अगर 4 है तो इसका संकरण होगा क्या sp3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बंधु कोण। तो बंधु कोण sp2 में है, कार्बोकेटाइन में sp2 है, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 120। इसमें भी कितना होगा 120, क्योंकि ये sp3 है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इसमें बॉन्ड एंगल होगा अराउंड 107 डिग्री। ठीक है, तो इसका 120, इसका 120 और इसका 107 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बंधु कोण के अलावा ज्यामितीय। ज्यामिति देखो, कार्बोकेटाइन में कार्बन के बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे होंगे ट्राइगोनल प्लेनर, मीन्स त्रिभुजीय समतलीय। त्रिभुजीय और ये लिखा समतलीय। इसमें भी क्या होगा प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। त्रिभुजीय समतलीय। ठीक है, लेकिन इसका शेप होगा त्रिभुजीय पिरामिडल। ठीक है, ये याद रखो। तो इसका शेप त्रिभुजीय समतलीय ट्रायगोनल प्लेनर, इसका भी त्रिभुजीय समतलीय ट्रायगोनल प्लेनर, और इसका त्रिभुजीय पिरामिडल। ठीक है, ये इनका शेप हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और हम यहां पर ले सकते हैं। अगर हम देखें तो इस कार्बन का अष्टक कैसा होगा, अष्टक पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा। तो इसके पास हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, अष्टक के लिए कितना होने चाहिए 8 से कम है। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, ये होगा इलेक्ट्रॉन न्यून। ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, 8 से तो कम है। तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा इलेक्ट्रॉन न्यून। अच्छा जी, अब यहां पर देखो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8 का मतलब अष्टक तो पूरा है। तो ऐसा तो हम कहेंगे कि यह तो न तो इसका इलेक्ट्रॉन की कमी है और नहीं अधिकता है, बट फिर भी इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों रिच? इसलिए है क्योंकि इसके पास चार्ज क्या है माइनस है। चूंकि माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज का मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन देने की
टेंडेंसी होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की होगी। तो ये कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन धनी होगा। तो ये हमने लिखा यहां पर इलेक्ट्रॉन धनी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो इसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा, सोच के बताइए। इलेक्ट्रॉन न्यून है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। लेना चाहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसमें भी देखो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है। और ये होगा इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। दाता क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट चार्ज क्या है, माइनस। क्योंकि माइनस चार्ज है तो ये न्यूट्रल, उदासीन होना चाहेगा। उदासीन होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देना जरूरी होगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की, मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता होगा, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी इनकी और होती है 8वें नंबर की, देखिए वो है एक, इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, आपको पता होगा। तो यहां पर देखो, जैसे इसके पास किसी भी प्रकार का कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, डाईमैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। तो ये होगा प्रति चुंबकीय, ठीक है। क्योंकि अब इसमें इस कार्बन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या किस नेचर का होगा, ये होगा क्या बोलेंगे बताइए। अगर इंग्लिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, तो इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय, चुंबकीय, ठीक है। अच्छा, इसके पास आइए, इसके पास भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये होगा प्रति चुंबकीय। तो ये टॉपिक हुआ जिसमें हमने डिस्कस करा 3 प्रकार के अभिक्रिया मध्यवर्ती, कौन कौन से, कार्बोकैटायन, कार्बन मुक्त मूलक और कार्ब एनायन। तो ये सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज है कि किस में किस कार्बन का संकरण क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे या इलेक्ट्रॉन धनी होंगे, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसकी मैं समझता हूं कि इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट हमने डिस्कस करा है ये आगे भी केमिस्ट्री में ये सारी प्रॉपर्टीज काम आएंगी। तो मैं चाहूंगा कि ये सब आप अच्छे से लिख लें और इनको अच्छे से समझ लें, ठीक है। चलिए, ये हुआ। अब इसके बाद, इस टॉपिक के बाद अब हम अपना असली टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट स्टार्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, ये जो इफेक्ट होता है ये मेनली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ये चलो पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की बात करें। देखो, कोई खास डेफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव,
कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, विस्थापनी का मतलब विस्थापन। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण किसी अणु में जो भी प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनीय विस्थापन प्रभाव। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार, एक तो होता है स्थायी प्रभाव और एक होता है अस्थायी प्रभाव। 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, परमानेंट स्थायी और एक टेम्परेरी अस्थायी प्रभाव। ठीक है, और परमानेंट प्रभाव के भी 3 प्रकार। कौन कौन सा, पहला होता है प्रणिक प्रभाव, दूसरा होता है अंधनाद प्रभाव और तीसरा होता है अति संयुग्मन प्रभाव। तो ये 3 प्रकार के प्रभाव, तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रेरणिक प्रभाव, अंधनाद प्रभाव और अति संयुग्मन। हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में और देखेंगे कि ये सारे प्रभाव होते क्या हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है अस्थायी प्रभाव, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और एक होता है इंडक्टोमैग्नेटिक प्रभाव। अब देखिए क्या मतलब हुआ, स्थायी प्रभाव, अस्थायी प्रभाव। अस्थायी का मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी टाइप का। कहने का मतलब ये प्रभाव किसी न किसी रेजेंट की उपस्थिति में होते हैं। अगर वो रेजेंट उपस्थित है तो ये प्रभाव होंगे और अगर उन रेजेंट को हटा लिया जाए तो वापस ये जो प्रभाव होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन जो स्थायी प्रभाव होते हैं, जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ये किसी के प्रभाव में नहीं होते हैं। ये बस मॉलिक्यूल में अगर ये इफेक्ट हो रहे हैं तो हो रहे हैं, इनको हम रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल है उनमें ये इफेक्ट हो रहा है, मान लीजिए किसी युग्म में अंधनाद हो रहा है तो वो अंधनाद होता ही रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कि वो अणु जिंदा है। हम उस इफेक्ट को 0 नहीं कर सकते। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव में। तो खैर आगे जब हम इनको शुरू करेंगे, एक एक इफेक्ट को हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि ये प्रभाव ये स्थायी क्यों है और ये अस्थायी क्यों है। तो कुल मिलाकर 2 प्रकार के प्रभाव, स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव। स्थायी प्रभाव 3 प्रकार के, प्रणिक प्रभाव, अनुनाद और अति संयुग्मन। और अस्थायी प्रभाव भी 2 प्रकार के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और इंडक्टोमैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा, प्रेरणिक प्रभाव। सबसे पहले प्रेरणिक प्रभाव की बात करेंगे, फिर अनुनाद की और फिर अति संयुग्मन की। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट। देखो थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी बात इसलिए कर रहा हूं कि कुछ टॉपिक यहाँ पर इंग्लिश में भी चलते हैं तो आप लोगों को दिक्कत ना आए, इसलिए मैं हिंदी के साथ इंग्लिश के वर्ड्स भी काम में ले रहा हूं। आपको आना चाहिए ये सब भी। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब प्रेरणिक प्रभाव, और इस प्रभाव को शॉर्ट में हम बोलते हैं आई इफेक्ट। बिकॉज इंडक्टिव की शुरुआत किससे हो रही है, आई से, तो शॉर्ट में इसको कहा जाता है आई इफेक्ट। तो ये वर्ड भी आपको आना चाहिए। अब देखो होता क्या है, तो सबसे पहले प्रेरणिक प्रभाव की डेफिनेशन क्या होगी, लिखेंगे डेफिनेशन, लिखो किसी कार्बन श्रृंखला में बंधित सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक
वैद्युत ऋणता वाले, अधिक वैद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ आंशिक विस्थापन, अधिक वैद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ आंशिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से, किसी कार्बन श्रृंखला में बंधित सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का किसी अधिक वैद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ आंशिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, ये तो डेफिनेशन हुआ। एक हम यहां पर समझने के लिए ये एक रिएक्शन लिखते हैं। देखो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पर हमने लगा दिया एक एटम फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। अब जरा देखो इसमें क्या होगा। ये कार्बन कैसा, संकरण इसका क्या, sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। ठीक है, हमको पता है तीनों sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है। एक सेकेंड, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज की और बात करूंगा। वैद्युत ऋणता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है विद्युत ऋणता? बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की टेंडेंसी या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रकृति जो होती है उसको बोलते हैं वैद्युत ऋणता। और आपको पता होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये आपको पता होगा। जो द्वितीय आवर्त के एलिमेंट हैं इसमें सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की होती है करीब 4.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन 3.0 और कार्बन की कितनी 2.5 होती है। और क्लोरीन की भी लगभग नाइट्रोजन के बराबर होती है, लगभग 3.0। तो ये होती है विद्युत ऋणता। ठीक है, इसमें भी एक चीज और समझना है हमें। जैसे कार्बन, एक कार्बन होता है ट्रिपल बॉन्डेड, त्रिबंधित कार्बन, एक होता है डबल बॉन्डेड कार्बन और एक होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो हमको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है, 50%। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। डबल बॉन्ड है या ठीक है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा इनका संकरण। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो कार्बन का संकरण कितना होगा, sp होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 और सिंगल बॉन्डेड है तो sp3। ठीक है, ये भी आपको आता होगा। और sp में s कैरेक्टर कितना परसेंट, आधा आधा, मतलब 50% s कैरेक्टर। इसमें s कैरेक्टर कितना, एक तिहाई का मतलब 33.4%। और इसमें कितना, एक चौथाई का मतलब 25% s कैरेक्टर। ठीक है, ये आया s कैरेक्टर। ठीक है, अब जो वैद्युत ऋणता होती है वो s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा वैद्युत ऋणता भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए sp कार्बन की विद्युत ऋणता होती है करीब 3.25, sp2 कार्बन की 2.75। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही है। और sp3 कार्बन की होती है 2.5।
ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये वैल्यूज आपको इनकी पता होनी चाहिए, प्लस ये अलग अलग कार्बन है, इन कार्बन की विद्युत ऋणता आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम में आता है sp कार्बन 3.25, और इससे कम आता है फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन के बराबर, नाइट्रोजन से कम sp2 कार्बन, और उससे भी कम, सबसे कम कौन सा, sp3 कार्बन, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और याद रखो, हाइड्रोजन की होती है 2.1, सबसे कम किसकी होती है, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये हुई विद्युत ऋणता। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इस कार्बन से फ्लोरीन को जोड़ा, तो हमने देखा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, sp3 कार्बन है। तो sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी, 2.5, और फ्लोरीन की कितनी, 4.0। तो साफ साफ हमें दिखता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से तो ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या होगा, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन यहाँ पर जो बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे, इन बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विस्थापित करेगा आंशिक रूप से। मतलब फ्लोरीन इधर है, ये सिग्मा बॉन्ड को आंशिक रूप से अपनी तरफ खींच लेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। तो खींचने से क्या होगा, फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर घनत्व बढ़ेगा, तो हम लिखेंगे पार्शियल नेगेटिव। ये जो साइन होता है, ये होता है पार्शियल का, पार्शियल मतलब आंशिक नेगेटिव, और इस पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पर चार्ज डेल नेगेटिव और इस पर चार्ज डेल पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये फ्लोरीन इन सिग्मा बॉन्ड को भी खींचेगा, क्योंकि इस पे प्लस आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, अपने से आगे वाले बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, तो ये भी खींचेंगे। ये इधर आएगा तो इस पर भी चार्ज किया जाएगा, डेल प्लस आएगा डेल प्लस। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन होगा, वो क्या, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इस पे चार्ज 0 हो जाना चाहिए। नहीं, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुख्य रूप से खींचने वाला कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की खींचने की ताकत यहां ज्यादा होगी, यहां पर ताकत कम हो जाएगी। दूरी बढ़ने से खींचने की ताकत कम होगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस जगह इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इससे दूरी कम है, तो यहां पर विस्थापन ज्यादा होगा। यहां दूरी बढ़ गई तो विस्थापन कम होगा, और यहां दूरी और कम होगी तो यहां पर विस्थापन और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रभाव कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ विस्थापन ज्यादा है तो यहाँ प्लस की वैल्यू कुछ ज्यादा, यहाँ डबल डेल प्लस मतलब प्लस की वैल्यू और कम हो जाएगी, और यहाँ पर ट्रिपल डैश प्लस मतलब यहाँ पर प्लस की वैल्यू और कम होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे फ्लोरीन से इनकी दूरी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होता चला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण, देखो ट्रेंडिंग प्रभाव होने का रीजन क्या है, ट्रेंडिंग प्रभाव होने का रीजन एक ही है बस, वो है परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर होना। जिस किसी भी अणु में दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर है, अंतर का मतलब एक की विद्युत ऋणता ज्यादा और एक की विद्युत ऋणता कम है, तो वहां पर ट्रेंडिंग प्रभाव जरूर होगा, ठीक है। तो यहां पर विद्युत ऋणताओं में अंतर है, इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का ये जो आंशिक विस्थापन होता है इसी को हम बोलते हैं ट्रेंडिंग प्रभाव, ठीक है। यही हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे ट्रेंडिंग प्रभाव के लाक्षणिक गुण। अब ये लिखो, तो इसका पहला पॉइंट, तो ट्रेंडिंग प्रभाव होता क्या है ये तो बात हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव
इफेक्ट। तो देखो इसमें फर्स्ट इफेक्ट क्या है, यह एक स्थायी प्रभाव होता है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। अब हम इस पर आए, देखो ये एक स्थायी प्रभाव है, परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में फ्लोरीन है, जब तक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन है तब तक फ्लोरीन पे चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, और सभी कार्बन पे चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। हाँ, इन सभी कार्बन पर दूरी बढ़ने के साथ प्लस की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये चार्ज कब तक होंगे, जब तक ये अणु होगा, और ये अणु कब तक होगा, जब तक इसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये एक स्थायी प्रभाव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, ये है दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ यह प्रभाव कम होता जाता है। ठीक है, ये हुआ इसका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, ठीक है, दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, अनुनाद तथा अति संयुग्मन की तुलना में यह प्रभाव दुर्बल होता है। क्या मतलब हुआ? देखिए, मैंने तुमसे कहा था तीन प्रकार के प्रभाव हमने बात करी थी, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव और अति संयुग्मन। तो अनुनाद तथा अति संयुग्मन की तुलना में ये जो इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट, ये वीक होता है, दुर्बल होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होता है, वो विस्थापन कैसा होता है, आंशिक होता है। थोड़े से सरक जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बस, ज्यादा नहीं होता है। तो क्या थोड़ी सी ये बात हम बाद में भी करेंगे, जब हम रेजोनेंस वगैरह पढ़ चुके होंगे, अति संयुग्मन पढ़ चुके होंगे, तब हम बात करेंगे कि ये वीक इफेक्ट क्यों होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट भी चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई खास नहीं है। याद रखिएगा कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, ये हमने बोला दुर्बल प्रभाव तो होता ही है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉनों का जो आंशिक विस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स आंशिक विस्थापित होते हैं, लेकिन रहते आणविक कक्षक में ही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हुआ और इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही निकल कर आ गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर नहीं आता है, रहता वो एटम के अंदर ही है। जो परमाणुविक कक्षक, जो आणविक कक्षक होते हैं, उसी के अंदर विद्यमान होते हैं। बस क्या होते हैं, थोड़े से अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, बस ये है। तो ये प्रेरणिक प्रभाव की डेफिनेशन और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। नेक्स्ट इज प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। तो प्रेरणिक प्रभाव में भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। तो मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जैसे ये कोई कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला से मान लीजिए कोई समूह जी जुड़ा हुआ है, कोई समूह जी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो इस G की विद्युत ऋणता या तो कार्बन से ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो अगर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हुई तो क्या करेगा, बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये क्या शो करेगा, ये माइनस आई प्रभाव शो करेगा। लेकिन सपोज अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय देना शुरू कर दे, इधर देना शुरू कर दे, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस का मतलब ये प्लस आई प्रभाव शो करेगा। तो कहने का मतलब जो समूह होते हैं या जो परमाणु होते हैं वो दो प्रकार के प्रभाव शो कर सकते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह। ये हमने लिखा माइनस आई इफेक्ट। देखो क्या डेफिनेशन होगा इसका, माइनस आई प्रभाव का इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लिखिए, वे परमाणु या परमाणु के समूह जो बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हो, माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, वे परमाणु या परमाणु के समूह जो बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हो, माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कहलाते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं यहां पर ये मैंने एक कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर सकते हैं। ये मैंने लिखा यहां पर FClBrI। कुछ ग्रुप्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबको हमने कार्बन चेन पर लगा दिया, अलग अलग कार्बन चेन पर। बड़ी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, फ्लोरीन का, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। सेकेंड नंबर यहां पे लिखा OH और यहां पे लिखा NH2। O के पास लोन पेयर कितने होते हैं, 2, N के पास लोन पेयर 1। अब देखो पहला परमाणु कौन, O, पहला परमाणु कौन, N। तो बताइए N और O में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, O की ज्यादा। इसका मतलब OH का माइनस आई प्रभाव NH2 से ज्यादा होगा। इसी प्रकार से और ले सकता हूं, एक जरा ये देखो, OH लिखा और एक यहां पे लिखा NH3+। अब इसको कंपेयर करना है O को N से। तो यहां पर देखो हमने यहां पर भी कंपेयर करा था, यहां पर O न्यूट्रल था, यहां पर भी N न्यूट्रल था, दोनों न्यूट्रल है, उदासीन है। तो हमने क्या देखा, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन का माइनस आई प्रभाव ज्यादा। लेकिन यहां देखो, यहां पर ऑक्सीजन कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है, जबकि यहां पर N पे चार्ज किया आ रहा है प्लस का मतलब किसी भी परमाणु में प्लस चार्ज का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यून है तो इसकी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखो NH3+ है तो इसकी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से अगर हमें ये दिया जाए NF3+ और एक दिया जाए NH3+, अब बताओ अब इसमें कैसे करें। तो यहां पर देखो NF3+ NH3+, N+N+ दोनों में है, तो पहला परमाणु दोनों में समान, तो आगे वाला परमाणु देखो, आगे कौन है, फ्लोरीन, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से तो ज्यादा होती है, तो इसलिए NF3+ का माइनस आई प्रभाव इससे तो ज्यादा होगा। ठीक है, और देखो तुम्हें दिया जाए C�BC और एक दिया जाए बेंजीन। अब हमसे कहा जाए बताइए किसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, इस कार्बन का संकरण है sp, ये कार्बन भी, दोनों कार्बन कैसे हैं, sp कार्बन। जबकि बेंजीन में सभी कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड, सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 सारे कार्बन sp2 है। तो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, sp2 की ज्यादा या sp की ज्यादा, sp की ज्यादा। ठीक है, तो sp की ज्यादा होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनों खींचने की ताकत भी ज्यादा, मतलब इसका माइनस आई इसकी माइनस आई से ज्यादा होगा। ठीक है,
अच्छा जी, एक और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें विनाइल ग्रुप से, ये कौन सा ग्रुप, फेनिल ग्रुप, और ये कौन सा, विनाइल ग्रुप। अब बताइए इसमें और इसमें देखें तो इसका माइनस ए प्रभाव ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं ये भी sp2 और ये भी sp2। तो जब sp2 है, जब प्रकृति समान है तो फिर किससे बात करेंगे, नंबर से। इसमें 2 sp2 है जबकि यहाँ पर 6 sp2 है, तो इसकी खींचने की ताकत इससे ज्यादा होगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, सबसे कम ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और मैं ये ले सकता हूं, यहाँ पर ये लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N और एक लिखा CH डबल बॉन्ड NH। अब जरा देखो इसको कैसे करें, तो सीधी सी बात, ये कार्बन कैसा है, ये sp कार्बन है, जबकि ये कार्बन sp2 है, तो sp2 और sp आ जाएगा, तो डेफिनेटली sp की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होगी, तो इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे दो ग्रुपों में हमें कंपेयर करना हो या दो से ज्यादा ग्रुप है कंपेयर करना हो, तो हम विद्युत ऋणता के आधार पर इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो इन सभी ग्रुप्स को मिलाकर अगर हम एक ऑर्डर बनाना चाहें तो वो ऑर्डर क्या होगा, और वही होगा माइनस आई प्रभाव का ऑर्डर, और वो ऑर्डर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलो उस ऑर्डर की हम बात करें। देखिए माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है NF3 प्लस का, उससे कम NR3 प्लस, उससे कम NH3 प्लस, उससे कम नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, उससे कम साइनाइड ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो के बाद साइनो से कम होता है CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड ग्रुप, और फिर उसके बाद COR, ये कौन सा ग्रुप हुआ, CHO कौन सा, एल्डिहाइड, ये कौन सा COR, ये कौन सा, कीटोन। तो एल्डिहाइड ज्यादा, एल्डिहाइड से कम कीटोन, और कीटोन से कम होता है COOH, ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इससे भी कम और ले सकते हैं यहां पर, उससे कम फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम आयोडीन, आयोडीन से कम सॉरी फ्लोरीन, ब्रोमीन, उससे कम कौन सा, आयोडीन, याद रखिए आयोडीन से कम OH, OH से कम सॉरी यहां पर पहले OR का मतलब होता है ईथर, एल्कोक्सी ग्रुप, OR से कम OH से कम C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन ग्रुप, एल्काइन से कम फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल से कम आता है, फिनाइल से कम विनाइल ग्रुप, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन। इसमें हमें याद रखना है कि ये जो माइनस आई इफेक्ट है इसमें रेफरेंस हमने लिया है कौन, हाइड्रोजन। मतलब ये कंपैरिजन हम किससे करते हैं, हाइड्रोजन से। तो माइनस आई प्रभाव का मतलब क्या हुआ, वे परमाणु या परमाणु के समूह जो हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में, हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका कंप्लीट माइनस आई इफेक्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये ऑर्डर अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे आगे जो हम बनाएंगे वो इजीली आप बना लेंगे। तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से गाना चाहिए। तो जरा बताइए माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने वाले समूह जो होते हैं वो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, वो क्या, हमें पता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो फिर तो फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव तो इन सबसे कम। ऐसा क्यों? तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्लोरीन एक परमाणु है। अगर परमाणुओं को हम कंपेयर करें तो परमाणु में तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, लेकिन विद्युत ऋणता समूहों की भी होती है। और अगर समूहों से बात करें
तो समूहों की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो पूरे मिलाकर ये ग्रुप कौन सा बना, नाइट्रो ग्रुप बना। तो इस नाइट्रो ग्रुप की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता जो हम कंपेयर करेंगे वो परमाणु से नहीं करेंगे, समूहों से करेंगे। अगर समूह दे रखा है तो समूह की विद्युत ऋणता को परमाणु से कंपेयर करेंगे, इस तरह से निकालते ही होगा। ठीक है, तो ये हुआ किसका, -I प्रभाव। इसी के बाद नेक्स्ट ले सकते हैं सेकेंड, +I इफेक्ट। अब देखो +I इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। +I का मतलब वे परमाणु या परमाणु के समूह जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हो, +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वे परमाणु या परमाणु के समूह जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हो +I प्रभाव दर्शाते हैं। अब +I प्रभाव कौन कौन दर्शाएगा, देखो CH2 माइनस का +I प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, उससे कम NH2 माइनस, उससे कम O माइनस, इससे कम C डबल बॉन्ड O माइनस, इससे कम होता है टर्शरी एल्किल ग्रुप का CH3, से कम CH3, इससे कम इथाइल CH3, CH2। ये कौन सा हुआ, 3 डिग्री एल्काइल, मतलब टर्शरी ब्यूटिल समूह। ये वाला 2 डिग्री पर डैश है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल समूह। ये होता है एथिल समूह। ठीक है, एथिल के बाद उसके बाद यहां पर हम और ले सकते हैं, ये होता है फिर CT3, CD3, CH3 और इससे कम T, D और H। ये देखो, अब इन सबको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ये कैसे आया, जरा पहले हम बात कर लें ये TDH क्या होता है। तो ये हमको पता है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम। तो इन सब में सबसे ज्यादा +I किसका, T का ज्यादा, D का कम और H का उससे भी कम होगा। अब देखो ये कैसे हुआ, तो देख रहे हैं C माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन धनी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों माइनस है। जब तीनों माइनस है तो किसके हिसाब से देखेंगे, विद्युत ऋणता के हिसाब से। तो कार्बन में, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता किसकी सबसे कम होती है, कार्बन की सबसे कम होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, तो इसका +I सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका और भी कम, और इसकी तुलना में ये और भी कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में कार्बन आ गया, कार्बन आने से O माइनस की दूरी इधर से बढ़ गई, दूरी बढ़ने से प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि इसका एक रीजन और भी है, रेजोनेंस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट रेजोनेंस चूंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है तो अभी हम रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे। और बाकी ये 3 डिग्री और 2 डिग्री में जितने ज्यादा कार्बन परमाणु होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होती है। तो इनकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी और भी कम। यहां पर समझना ये है कि T, D और H में T की ज्यादा क्यों, इसको समझना है। तो देखो होता क्या है, जब किसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, समझना, या चलो इसको यहां लिख लेते हैं। ये कोई कार्बन परमाणु है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ रहता है ये लगातार वाइब्रेशंस करता है, कंपन करता है। तो कंपन करने का मतलब क्या हुआ, ये H अपनी इस पोजीशन से दोनों तरफ दोलन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही ये अपनी मेन पोजीशन से दूर हटता चला जाएगा। ठीक है, और वाइब्रेशन हुआ तो और दूर हटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा अपनी माध्य स्थिति से उतना ही ज्यादा दूर चला जाएगा। तो अब C और H की जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ इन सभी का मेन होगा, इन सभी का माध्य होगा। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा कंपन होगा
हाइड्रोजन उतना ही इस पोजीशन से दूर हटेगा, और जितना दूर हटेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां पर देखो C से हमने जोड़ा D। अब हमको पता है कि D में न्यूट्रॉन होता है, D का वेट या D का जो मास होता है वो इससे हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें वाइब्रेशन या फिर कंपन कम होंगे। तो कंपन कम होंगे तो मेन पोजीशन से इनका डेविएशन क्या होगा, कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। और अगर T की बात करें तो T तो और भी ज्यादा मास का होगा, तो इसमें तो वाइब्रेशन और भी कम होंगे। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, H की, उससे कम D की और उससे कम T की। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उसका प्लस आई प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर T का प्लस आई ज्यादा, D का कम और H का उससे भी कम होता है। और इसी प्रकार से अब T को हम CH3 के साथ CH3 लिखा, CD3 लिखा और CT3 लिखा। इसलिए CT3 का प्लस आई CD3 से ज्यादा और CD3 का CH3 से ज्यादा होता है। तो ये हुआ माइनस आई का ऑर्डर और ये हुआ प्लस आई का ऑर्डर। और कहने का मतलब ये है कि ये प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, इसको याद करिएगा बहुत अच्छे से। तो यहां तक तो हमने पढ़ा प्रेरणिक प्रभाव प्लस प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।